हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज हम लोग करेंगे जेक्वेरी का कंप्लीट ट्यूटोरियल इस एक वीडियो में। सारे टॉपिक्स देखेंगे हम प्रैक्टिकली वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि जेक्वेरी है क्या। जेक्वेरी जो है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। मतलब ये कि जो फंक्शनैलिटी हम जावास्क्रिप्ट में कोड लिखकर बनाते हैं एक एक करके, स्क्रैच से हर एक चीज के लिए कोड लिखते हैं, जेक्वेरी क्या करता है, काफी सारी फीचर्स, काफी सारी फंक्शनैलिटी आपको बनी बनाई दे देता है, जिससे क्या होता है हमारा काम काफी इजी हो जाता है। मतलब जो काम आप जावास्क्रिप्ट में 10 लाइन में कर रहे हो, वो काम आप जेक्वेरी में 3 लाइन में करोगे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे। और यही रीजन है कि ज्यादातर वेब डिजाइनर्स जावास्क्रिप्ट को छोड़कर जेक्वेरी पर काम करने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें काम करना काफी इजी हो जाता है। दूसरा क्या है, जेक्वेरी में काफी सारे बने बनाए प्लगइन्स मिल जाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल, आप देखते होंगे वेबसाइट पे, जैसे ये एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ कि वर्टिकली स्लाइड हो रहा है। अब देखो, वर्टिकली स्लाइड अगर ये जावास्क्रिप्ट से हम बनाने बैठे तो हमें कहीं ना कहीं कुछ घंटे लगेंगे इसे बनाने में। वहीं अगर हम जेक्वेरी की बात करें, जेक्वेरी में बना बनाए मिल जाता है। हमें इसे इंटीग्रेट करने में हद मार के 10 से 15 मिनट लगेंगे। ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ प्लगइन्स हैं। जैसे इस वेबसाइट पे देखो, ये काउंटर, जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे नंबर ऑफ प्लगइन्स है। वैलिडेशन के प्लगइन होते हैं, फॉर्म वैलिडेशन के, अलग अलग तरह के प्लगइन्स होते हैं। जैसे इसी में देखो आप, एक प्लगइन और ऊपर स्लाइडर देखो, जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखो इमेज सिर्फ इतनी स्क्रॉल हो रही है, पूरी स्क्रॉल नहीं हो रही। इस तरीके के इफेक्ट्स जब आपको वेबसाइट में दिखे तो ये क्या, ये सब जेक्वेरी के प्लगइन्स है। क्योंकि इतना टाइम नहीं है किसी पे कि वो स्लाइडर बनाने बैठेगा, जावास्क्रिप्ट से कोड लिखने बैठेगा। आप जिसको मेहनत करनी है वो करे। लेकिन जब हम काम करते हैं प्रोफेशनली, जब हमें ये प्लगइन्स, जब ये हमें फीचर्स लगाने होते हैं, तो इसके लिए हम कोड नहीं लिखते, फटाफट जेक्वेरी का प्लगइन लगाते हैं और अपना प्रोजेक्ट फिनिश करते हैं। तो ये एडवांटेज है जेक्वेरी यूज करने का, कि हमें कम कोड लिखना है, बने बनाए फीचर्स, बने बनाए प्लगइन्स हमें मिल जाएंगे। इसीलिए हम जेक्वेरी का यूज करते हैं, और इसीलिए ज्यादातर डिजाइनर जेक्वेरी का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि जी, जैसे मैंने बोला कि भाई जेक्वेरी जो है हमारा कोड काफी कम कर देता है। कैसे? तो देखो, एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जावास्क्रिप्ट में अगर हम ऐसे आईडी लगाते हैं किसी एलिमेंट पे, और उसको अगर हमें सेलेक्ट करना है, तो हम लिखते हैं इस तरीके से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम। मतलब इतना कोड लिखूंगा तब जाके ये एलिमेंट सेलेक्ट होगा। और वहीं अगर मैं जेक्वेरी की बात करूं, जेक्वेरी में सिर्फ मेरे को इतना लिखना है, डॉलर हैश आईडी का नाम। तो आप कंपेयर कर लो इतना और इतना। तो देख लो कैसे ये हमारे कोड को छोटा कर रहा है। ऐसे ही मान लो कि मेरे को जावास्क्रिप्ट में किसी एलिमेंट को हाइड करना, जावास्क्रिप्ट का यूज करके, तो मैं ऐसे लिखूंगा, सेलेक्ट करूंगा, फिर लिखूंगा स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। अगर मुझे यही काम जेक्वेरी में करना है तो सिंपल लिखूंगा, सेलेक्ट करूंगा और लिखूंगा हाइड। ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, वो सिर्फ हाइड फंक्शन से हो रहा है। तो जेक्वेरी जो है हमारे कोड को काफी शॉर्ट कर देता है और काफी इजी होता है इस पर काम करना। चलिए देखते हैं कि भाई जेक्वेरी यूज कैसे करेंगे। हमने ये समझ लिया कि जेक्वेरी क्या है, उसको यूज करने का क्या एडवांटेज है, क्या फायदा हमें मिलेगा। अब देखते हैं कि जेक्वेरी यूज कैसे करते हैं। तो जेक्वेरी को यूज करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है जेक्वेरी सीडीएन, मतलब उसका ऑनलाइन लिंक। जैसे हम बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए उसका सीडीएन यूज करते हैं, ऐसे जेक्वेरी यूज करने के लिए हम जेक्वेरी का सीडीएन यूज करते हैं। मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ और फिर कोड करके दिखाता हूँ आपको। इसका जो कोड है वो मैं हटा देता हूँ, आपको शुरू से कोड करके दिखाता हूँ। इसको सेव करते हैं।
इसको सेव कर लेते हैं jQuery के अंदर, jQuery फर्स्ट। तो देखो jQuery यूज करने के लिए सबसे पहला है कि आपको ये स्क्रिप्ट, इसका सीरियल ये इंक्लूड करना है। अब देखो फ्रेशर्स जो है, बिगिनर्स जो है, क्या करते हैं स्क्रिप्ट को ऊपर ही छोड़ देते हैं हेड सेक्शन में, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि स्क्रिप्ट को आप हमेशा बॉटम में रखें, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो लोड होने में ज्यादा टाइम लेती है। अगर आपका इंटरनेट स्लो हुआ तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेगी लोड होने में। इसको आप बॉटम में रखो, इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट, इससे ऊपर की जितनी भी वेबसाइट है, मतलब जितना भी सेक्शन है हमारा, वो जल्दी लोड हो जाएगा। jQuery से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटी है वो नहीं चलेगी, लेकिन आपका डिजाइन दिखने लगेगा। और वहीं अगर आप इस स्क्रिप्ट को हेड में रख देते हो, तो हेड में रखने में ये दिक्कत है कि वो जब तक स्क्रिप्ट लोड नहीं होगी तब तक उससे आगे का डिजाइन दिखेगा नहीं आपको। तो इसलिए आप हमेशा जो भी स्क्रिप्ट फाइल है उसको बॉटम में रखो। चलो अब देखते हैं कि भाई jQuery पे काम कैसे करें। हमने सीरियल तो लगा दिया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन से। तो मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ और सेलेक्ट करके इवेंट लगाकर दिखाता हूँ आपको। इस पैराग्राफ वगैरह को हटा देते हैं। मैंने सिंपल एक बटन बनाया, बटन टाइप बटन, और मैंने लिखा इस पे आईडी BTN नाम दे दिया मैंने लिखा क्लिक। अब देखो मैं चाहता हूँ कि भाई जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मेरा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर दिया। स्क्रिप्ट और देखो jQuery में क्या इसका सिंटेक्स है, हम इस तरीके से लिखते हैं। jQuery में हम जो भी स्टार्ट करते हैं, जो भी मतलब डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर वगैरह करते जो हम, वो डॉलर से करते हैं। तो मैंने लिखा डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, इसका मतलब ये आपको बताऊंगा मैं क्या होता है। फिर मैंने इसके अंदर लिखा फंक्शन, क्योंकि इसका बेसिक सिंटेक्स है कि हमें jQuery का जो कोड लिखना है वो इसके अंदर लिखना है। ये है क्या, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब हमारा डॉम रेडी हो जाए, मतलब जब हमारा पेज पूरे तरीके से लोड हो जाए, तब इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। अब मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक लगाना है मेरे को। तो देखो पहले सेलेक्ट करता हूँ, देखो काफी इजी है। मैंने सिंपल लिखा हैश BTN, देखो सिलेक्शन कितना इजी है। ऐसे ही इसमें इवेंट लगाना भी काफी इजी है। कैसे, देखो जब जावास्क्रिप्ट में हम इवेंट लगाते हैं तो हम ये लिखते हैं ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट का नाम, फिर फंक्शन, इतना लिखते हैं। और वहीं अगर हम jQuery की बात करें तो आपको सिर्फ लिखना है इवेंट और फंक्शन। मतलब वो जो ऐड इवेंट लिखने का झंझट था वो खत्म। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप ऐड इवेंट लिसनर लिखो और फिर उसके अंदर इवेंट डिफाइन करो और फिर फंक्शन लिखो। jQuery का कहना है कि भाई सिंपल लिख दो, आप इवेंट का नाम तो लिखना है और लिखो अब उसके अंदर एनोनिमस फंक्शन, और जो कोड करना है करो। मुझे क्या करना है, मेरे को सिंपल अलर्ट करना है। देखो अब jQuery पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जावास्क्रिप्ट का कुछ यूज नहीं कर सकते। देखो ये बिगिनर्स ना काफी कंफ्यूज रहते हैं कि जी jQuery कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट करने का क्या फायदा। भाई जावास्क्रिप्ट पूरी यूज होगी जो आपने पढ़ी है। बस आप क्या करो, jQuery को यूज करो इवेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए, या फिर इसके जो बने बनाए फीचर्स हो रहे हैं उसके लिए। जो आपने कोर चीजें पढ़ी जावास्क्रिप्ट में, जैसे कि कंडीशन, लूप, अलर्ट्स, एरे, स्ट्रिंग, ये सब तो यूज होगा एज इट इज jQuery में। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ा तो jQuery, मतलब जावास्क्रिप्ट पढ़ा उसका jQuery पढ़ रहे हो तो जावास्क्रिप्ट खराब होगा, नहीं। जावास्क्रिप्ट में आपने जो सीखा वो यूज होगा पूरा एज इट इज jQuery। तो देखो मैंने लिखा अलर्ट हेलो jQuery और इसको रन करते हैं जरा। परफेक्ट रन हो रहा। इस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके से हम इवेंट लगाते हैं। इवेंट यहाँ पर सारे यूज होंगे जो जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल थे। क्लिक इवेंट, की अप इवेंट, माउस ओवर, मैं आपको कुछ इवेंट्स करके दिखाऊंगा आगे। और तो ये हो गया हमारा कि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं और कैसे हम इवेंट लगाते हैं।
अब बात करते हैं कि jQuery में हमें कौन से फीचर्स बने बनाए मिलते हैं। देखो jQuery में हाइड और शो करने के काफी सारे मेथड्स मिलते हैं, जिसका यूज करके आप किसी एलिमेंट को हाइड कर सकते हो, शो कर सकते हो। जैसे jQuery में क्या है, सबसे पहला है आपका हाइड, उसके बाद शो, ऐसी फेड इन फेड आउट, इस तरीके से काफी सारे मेथड्स हैं। तो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। मैंने सेव किया, ये बना दिया इसके हाइड डॉट एचटीएमएल, ये नाम दे दिया। अब देखो मैं सिंपल चाहता हूँ कि बटन के क्लिक पर कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि प्रोजेक्ट वगैरह में होता है, तब आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। जैसे होता है ना वेबसाइट वगैरह में कि क्लिक करा तो एक बॉक्स ओपन हो जाए, क्लिक करूँ तो ऐसे एक बॉक्स ओपन हो जाए। ये बना के दिखाता हूँ ताकि आपको ना ऐसा लगे कि हाँ रियल में वही वेबसाइट वगैरह पे ऐसा कैसे बनाएंगे। तो ये बनाकर दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे हम बनाएंगे। मैं देखो पूरा डिजाइन तो नहीं कर रहा, मैंने सिंपल एक डिव बना दिया यहाँ पर, डिव क्लास, सिंपल मैंने डिव बना दिया यहाँ पर और इसका नाम मैंने दे दिया बॉक्स। और मैं यहाँ पे इंटरनल CSS लिख देता हूँ, एक्सटर्नल नहीं बना रहा मैं, आपको समझाने के लिए यही लिख देता हूँ। मैंने लिखा बॉक्स, मैंने दे दिया बॉक्स को विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, बैकग्राउंड मैंने दे दिया इसको ग्रे, पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम से 0 और राइट से 300 पिक्सल, मैंने ऐसा दे दिया इसे। और रन करते हैं, इसे देखते हैं तो एक बॉक्स बन गया। अब ये जो क्लिक है मैं यहाँ पर लगाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन पर क्लिक करूँ तब ये बॉक्स दिखने लग जाए और वैसे ना दिखे बाय डिफॉल्ट। तो बटन को भी मैं थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ। मैंने लिखा हैश बीटीएल, बैकग्राउंड मैंने इसको दे दिया रेड खतरनाक कलर, पैडिंग मैंने इसको दे दी 15 पिक्सल 30 पिक्सल, कलर मैंने इसको दे दिया रेड, चेक करते हैं जरा क्या बना। ठीक है, मैंने बॉर्डर दे दिया इसको नन, भैया बॉर्डर नहीं चाहिए, इसको कर दिया 10 ज्यादा ही होगा। जो परफेक्ट एक बटन बन गया, अब इसको यहाँ सेट कर देते हैं। इसको मैंने लिख दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम 0 और राइट से मैंने इसको भी 300 पिक्सल कर दिया ताकि ये बॉक्स के पास आ जाए। तो परफेक्ट आ गया। मैं इसकी ना विड्थ जो है उतनी कर देता हूँ जितने मेरे बॉक्स पे 300 पिक्सल। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक पर प्रेस करूँ, क्लिक बटन पर मैं क्लिक करूँ, तब ये ग्रे वाला बॉक्स मेरे को दिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं दिखना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या करता हूँ, इस डिव को हाइड कर देता हूँ। मैंने लिखा डिस्प्ले नन, इसको मैंने हाइड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ क्लिक करने पर वो दिखना चाहिए। अब आ जाते हैं jQuery पर। भाई देखो बटन पे क्लिक तो हमने लगा ही दिया था, मैंने क्या करा, उसको सेलेक्ट कर लिया दूसरे को जिसको हमें शो करना है। मैंने लिखा डॉलर बॉक्स डॉट शो। देखो ये जो शो है ये jQuery का बना बनाया मेथड है। देखो आप क्लिक करा, मैंने दिखने लग गया। देखो जैसे मैंने क्लिक करा तो बॉक्स दिखने लग गया। ये हो गया शो मेथड। इस शो मेथड में ना टाइमिंग भी दे सकते हो कि भाई थोड़ा स्लोली दिखना चाहिए। मैंने इसमें दे दिया 1000 इन मिली सेकेंड से। देखो देख रहे हो, देखो बहुत स्लोली ओपन हो। इसको और बढ़ा दूं टाइम पे, देखो एकदम आपको दिखेगा एकदम स्लोली ओपन होता है। तो ज्यादा स्लो हो जाएगा, लेकिन देखो देखो यही चीज अगर मैं कहूँ कि भाई जावास्क्रिप्ट से बना दो, तो मैं क्लिक करूँ और ऐसे स्लोली ओपन होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक लाइन में बनेगा।
कम से कम उसमें 3-4 लाइन जरूर लिखेंगे, तब जाके वो बनेगा। तो यहीं से आप कंपेयर कर सकते हो जावास्क्रिप्ट और jQuery कि jQuery आपको कितना कम लिखना पड़ रहा है। अब बात करते हैं, इसी में आपके पास होता है टॉगल। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैंने इसे कमेंट कर दिया। इसी में आपके पास होता है टॉगल। टॉगल का मतलब होता है स्विच ऑन स्विच ऑफ, मतलब एक ही बटन पे दोनों काम, हाइड और शो दोनों। शो हो गया ये, तो मैंने क्लिक कर दिया इसी बटन पर, हाइड हो गया। इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा देते हैं, ज्यादा स्लो। देख रहे हो, एक सिंगल बटन पे टॉगल का काम हो रहा है। अब बात आती है फेड इन फेड आउट। जावास्क्रिप्ट में दूसरा मेथड है किसी भी एलिमेंट को हाइड और शो करने का, फेड इन फेड आउट। उसके अंदर होता है फेड टॉगल भी होता है। कैसे यूज करते हैं देखो। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ तो भी क्या करा, एक ही बटन पे आपको टॉगल लगा के दिखा दिया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, 2-3 बटन बना देता हूँ। मैंने क्या करा, इसको कॉपी कर लिया, शो टॉगल 3 बटन बना दिया, जिसका नाम दे दिया हाइड। इसके क्लिक पे हाइड होगा, इसके क्लिक पे शो होगा, और इसके क्लिक पे टॉगल होगा। यहाँ मैंने लिख दिया हाइड बीटीएन, यहाँ पे इसको ठीक करना होगा, हाइड बीटीएन। इसका शो बीटीएन, शो बीटीएन। थोड़ा सा खराब हो गया, ठीक है। बाकी दोनों बटन को ऊपर ही रहने देंगे, हाइड वाले को नीचे रखते हैं। हाइड बीटीएन, शो बीटीएन, और उसके बाद टॉगल बीट। तो हमने 3 बटन बना लिए। मैं चाहता हूँ हाइड पर जब क्लिक हो, हाइड बटन पर, तो बॉक्स हाइड हो जाए, और शो पर क्लिक हो, शो हो जाए, टॉगल पर क्लिक हो, टॉगल हो जाए। हाइड बटन, शो बटन, और टॉगल बटन। ये क्या हो जाए, शो हो जाए, ये क्या हो जाए, टॉगल हो जाए। तो देखो, सबसे पहले शो कर लेते हैं, हाइड, टॉगल। अब देखते हैं, देखो फेड इन फेड आउट। मैं क्या करता हूँ, इसी को सेव एज कर लेता हूँ। उसका इफेक्ट जो आएगा ना फेड इन फेड आउट का, उसका इफेक्ट आएगा ओपेसिटी 0, ओपेसिटी 1। जैसे सीएसएस में होता है ना ओपेसिटी, एकदम फेड होके जाएगा बॉक्स और फेड होके आएगा बॉक्स। मैंने लिख दिया इसको फेड डॉट एचटीएमएल। एक बार देख लेते हैं कि फेड इन क्या होता है, फेड आउट क्या होता है। यहाँ पर इसके बने बनाए मेथड से फेड। फेड इन का काम होता है एलिमेंट को शो करना, यानी कि शो की जगह पर फेड इन यूज होगा, और हाइड की जगह पे फेड आउट होगा। देखो, मैं इसी को बना देता हूँ। हाइड की जगह पे मैंने लिख दिया फेड आउट, और शो की जगह पे मैंने लिख दिया फेड इन, और यहाँ मैंने लिख दिया सॉरी फेड, और टॉगल का की बड़ा। चेक करते, देखो कुछ नहीं है, बस इफेक्ट बदल जाएगा आपका। फेड पे गया मैंने इसे क्लिक कर दिया पहले, तो शो, देखो ओपेसिटी की उसमें आ रहा है, हाइड हो गया, तो फेड होके हाइड हो रहा है, फेड होके वापसी आ रहा है। तो क्या हुआ, सिर्फ इफेक्ट बदल गया, लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट से ठीक है, कोड हमें कम लिखना पड़ रहा है। ऐसे ही jQuery के अंदर तीसरा मेथड है, इसमें देखो एक और होता है फेड टू। इसकी जरूरत हमें कम पड़ती है, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। फेड टू, फेड बीटीएन। फेड टू में क्या होता है ना, वो मैं चाहता हूँ कि भाई पूरा हाइड ना हो, थोड़ा सा रहे, मतलब ब्लरी टाइप एक तरह से कह सकते हो कि ब्लर करके छोड़ दिया हल्का सा। फेड टू होता है एक, तो ये कैसे करेगा।
अच्छा सॉरी, इसे फेड टू है ना, हमें बताना होता है कितने परसेंट, कितना फेड करना है उसे, तो ऐसे बताना पड़ता है कि कितना फेड करना है। तो मैंने लिख दिया कि भाई 0.4 कर दो, टाइम तो जो है वो 0.4 कर दो। देखते हैं इसके पीछे अगर कुछ होता है ना, इस ग्रे कलर के पीछे, तब आपको दिखता कि ट्रांसपेरेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके एग्जांपल में देखते हैं जरा, इसके एग्जांपल में देखते हैं, तो इसमें दिख रहा है ना, तो इसका कलर जो है ना डार्क है। देखो रेड, रेड वाला जो बॉक्स है वो थोड़ा सा डल हो गया, तो ये होता है फेड टू। इसकी जरूरत कम पड़ती है, लेकिन ठीक है, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। अब आता है इसमें तीसरा इफेक्ट, स्लाइड। देखो ये तीनों इफेक्ट जो है, हाइड शो, फेड इन फेड आउट, स्लाइड अप स्लाइड डाउन, इन तीनों इफेक्ट का यूज ये है कि आप किसी एलिमेंट को हाइड या शो करना चाहते हो अलग अलग तरीके से। देखो स्लाइड क्या होता है, स्लाइड का ना इफेक्ट ऐसा कुछ होता है, शटर डाउन शटर अप, तो कुछ नहीं कर रहा आपको। देखो अब इसमें ना स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। इसमें वही स्लाइड डाउन का मतलब होता है एलिमेंट को शो करना, इसका मतलब ये नहीं है मैं क्लिक करूंगा तो ऐसा इफेक्ट आएगा। अपने वाले एग्जांपल में दिखाता हूँ कि भाई हमारा जो बॉक्स है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो वो नीचे से ऊपर निकल के आएगा। मैं लिखूंगा स्लाइड डाउन, देखो करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा स्लाइड डॉट एचटीएमएल, और मैं क्या करता हूँ, देखो फेड इन का काम तो शो करना, मैंने लिखा इसे स्लाइड डाउन, सॉरी ये स्लाइड डाउन, और फेड का मतलब हो गया स्लाइड अप, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन स्लाइड अप, और स्लाइड टॉगल। इसमें टू वगैरह तो कुछ होगा नहीं, इसको हटा देते हैं, ऊपर से भी हटा देते हैं टू को। चेक करते हैं जरा इसे, तो देखो शो करते हैं पहले, ये देख रहे हो। अब शो करने के लिए मैंने क्या लिखा, स्लाइड डाउन लिखा, लेकिन वो इफेक्ट कैसा दे रहा है, देखो नीचे से निकल के आ रहा है। तो ये चीज ना आपको एकदम क्लियर रखनी है। स्टूडेंट इसमें काफी मिस्टेक कर देते हैं। जब उनका एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होता है और उनसे पूछा जाता है कि स्लाइड डाउन के बारे में थोड़ा सा बता दो, या फिर प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, वो कंफ्यूज हो रहते हैं। इसमें देख रहे हो, स्लाइड डाउन का सीधा सा मतलब आप ये समझो कि स्लाइड डाउन से एलिमेंट शो होगा, और स्लाइड अप से एलिमेंट हाइड होगा, डायरेक्शन कुछ भी हो। अगर यही बॉक्स, मैंने इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, इसमें था कहीं पे दिखाता हूँ, teasernote.com/landing, इसके बाद ये दिखाता हूँ। ये देखो इंक्वायरी पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखो, सॉरी लोड होने से, ये देखो जब इंक्वायरी पे क्लिक कर रहा हूँ तो इधर से खुल के आ रहा है बॉक्स, देख रहे हो। ये देखो, तो ये ऐसा नहीं है कि भाई अब इसको स्लाइड राइट लिख दूं, मैं स्लाइड लेफ्ट लिख दूं, ऐसा नहीं होता। सीएसएस में आप उसे जैसी मर्जी पोजीशन दो, बस आप स्लाइड डाउन लिखोगे तो वो दिखेगा, स्लाइड अप लिखोगे तो वो हाइड हो जाएगा। देखो देखो, मैंने इसको दिखाया आपको शो पे, स्लाइड डाउन पे, हाइड पे क्लिक करता हूँ तो देखो स्लाइड अप। टॉगल पे एक ही बटन पे दोनों काम होंगे। ये हमारी जे क्वेरी की जो है फर्स्ट क्लास हमने कंप्लीट कर ली। इसमें हमने सीखा कि जे क्वेरी क्या है, उसको क्यों यूज करना चाहिए, जे क्वेरी कैसे इजी है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट, उसको कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिख सकते हैं, और उसके हाइड और शो करने की इफेक्ट्स, तो कौन कौन से मेथड्स है, कौन कौन से इफेक्ट्स है जे क्वेरी के, जिससे हम हाइड और शो कर सकते हैं एलिमेंट। तो देखते हैं सेकंड क्लास अपनी। देखो फर्स्ट क्लास में हमने कर लिया था सेलेक्टर्स, इवेंट्स, कि भाई जे क्वेरी का यूज कैसे करें, जे क्वेरी में इवेंट कैसे यूज करें, जे क्वेरी के हाइड और शो इफेक्ट्स कैसे यूज करें। इस क्लास में हम लोग देखेंगे ये टॉपिक्स, गेट, सेट, ऐड, रिमूव, सीएसएस, चेनिंग।
देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था कि क्लिक इवेंट लगाया था, क्लास का यूज करके हमने सेलेक्ट किया था, उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो, सिलेक्टर्स पे गया मैं, जे क्वेरी के अंदर जो हम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, तो हमने क्लास और आईडी से तो देख लिया, उसके अलावा जैसे आपने सीएसएस में पढ़ा था डिसेंडेंट सेलेक्टर, डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर, तो जो भी सीएसएस के सेलेक्टर्स हैं वो एज इट इज जे क्वेरी में यूज होते हैं। जैसे आप देखो, ये हो गया एलिमेंट सेलेक्टर, आपने लिखा पी, ये सारे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेगा, ऐसे ही हमने सीएसएस में भी देखा था। आईडी सेलेक्टर, जैसा मैंने आपको करके दिखाया कि भाई हैश लगा के आईडी का नाम। क्लास सेलेक्टर, डॉट लगा के क्लास का नाम, ऐसे हम सीएसएस में भी लिखते हैं। ऐसे डिसेंडेंट सेलेक्टर भी होता है। डिसेंडेंट सेलेक्टर का मतलब इस तरीके से, डॉलर जो भी आपकी क्लास का नाम है, एल आई के अंदर है, ऐसे हम सीएसएस में करते थे कि पेरेंट के अंदर चाइल्ड, तो ऐसे डिसेंडेंट सेलेक्टर भी आप लिख सकते हो। या फिर डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर, तो भाई ऐसे बॉक्स के अंदर एल आई, बॉक्स के अंदर यूएल के अंदर एल आई। तो जो भी आपने सीएसएस में सेलेक्टर्स पढ़े हैं वो सारे सेलेक्टर्स एज इट इज जे क्वेरी में यूज होते हैं। उसके बाद बात करते हैं इवेंट्स की। तो देखो, मैंने तो आपको क्लिक इवेंट करके दिखाया है। जावास्क्रिप्ट में जितने भी इवेंट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो क्लिक हो, चाहे वो माउस ओवर हो, चाहे वो ऑन स्क्रॉल हो, वो सारे इवेंट्स जे क्वेरी में एज इट इज यूज होते हैं। अब आते हैं अपने इस क्लास के टॉपिक्स। देखो, इसमें हम सीखेंगे गेट, सेट। गेट और सेट क्या है? जावास्क्रिप्ट में हमने देखा था कि कैसे हम इनपुट से वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे हम किसी एचटीएमएल एलिमेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं, कंटेंट को निकाल सकते हैं। तो जे क्वेरी में किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट से वैल्यू और गेट कंटेंट गेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं: टेक्स्ट मेथड, एचटीएमएल मेथड, वेल मेथड। देखो, टेक्स्ट मेथड का यूज किया जाता है टेक्स्ट कंटेंट निकालने के लिए, एचटीएमएल का यूज किया जाता है एचटीएमएल कंटेंट निकालने के लिए, और वेल मेथड का यूज किया जाता है इनपुट से वैल्यू को निकालने के लिए। मैं तीनों का एक एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, get.html। और मैंने क्या करा, एक बना दिया मैंने get text, एक बना दिया मैंने get html, और एक बना दिया मैंने get value। ये 3 बटन मैंने बना दिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं get text, get html, get value। ये 3 मैंने बटन बना दिया। आप आईडी, क्लास जो मन करे वो लगा सकते हैं। और इसकी जरूरत हमें है नहीं यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। इस बॉक्स को भी हटा देते हैं। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, मैंने एक पैराग्राफ लिखा, इस पैराग्राफ में मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया, हेलो जे क्वेरी टेक्स्ट, ऐसा कुछ लिख दिया। सॉरी, जे क्वेरी में जे छोटा आता है, क्यू बड़ा, हेलो जे क्वेरी टेक्स्ट लिख दिया। अब इसी को मैंने कॉपी किया और इसके अंदर मैंने लिख दिया बोल्ड, इसके अंदर मैंने बोल्ड लिख दिया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इनपुट निकाल लेता हूँ, इनपुट की वैल्यू निकाल लेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी मैंने इसको दे दी INPT। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे प्रेस करूँ गेट टेक्स्ट पे, तो मुझे इसमें से कंटेंट निकालना है। देखो, करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने आईडी तो लगाई नहीं, आईडी लगा दी।
चाहे इसको देखो, इसको हटा देते, एक ही पैराग्राफ रखते, इसी से दिखाते। अब मैंने लिखा यहाँ पर गेट टेक्स्ट, क्लिक। मैंने यहाँ लिखा पैराग्राफ, एलिमेंट सिलेक्ट करो के हमारा पैराग्राफ, क्या करना, उसका टेक्स्ट निकालना। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा गेट HTML, इसको क्या करो, पैराग्राफ का HTML निकाल दो। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ मैंने लिख दिया गेट वैल्यू है, वैल्यू देखिए, गेट वैल्यू, इसके क्लिक पर क्या होना चाहिए, इसके क्लिक पर INPT जो इनपुट है उसकी वैल्यू निकालनी। चलो अब देखते हैं इसको यूज करके, इसको रन करते हैं। अब देखो मैंने सबसे पहले क्लिक किया गेट टेक्स्ट पर, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट ही नहीं कराया, तो करेगा क्या, मैं इसको अलर्ट कर देता हूँ कि भाई ये प्रिंट करो। अलर्ट कर सकते हो आप, कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। मैं आपको अलर्ट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने अलर्ट कर दिया। देखो मैंने क्लिक किया तो ये मेरे को जो भी कंटेंट लिखा है वो निकाल कर दे रहा है। और वहीं अगर मैं HTML पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो मेरे को क्या कर रहा है, HTML का टैग भी निकाल कर दे रहा है। तो टेक्स्ट और HTML में डिफरेंस ये है कि टेक्स्ट जो है सिर्फ और सिर्फ अंदर जो भी लिखा है वो निकाल कर देगा आपको, लेकिन अगर हम HTML लिखते हैं तो वो हमें ये टैग के साथ दे देगा, और वैल्यू से हम वैल्यू निकालते हैं। अब बात करते हैं सेट एलिमेंट, मतलब कंटेंट सेट करना। ये तो हमने गेट करना सीख लिया कि क्लिक करा मैंने, कंटेंट निकाल लिया। अब मैं चाहता हूँ सेट करना। एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ, इसी को सेव एज करता हूँ मैं, set.html। मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर एक हेडिंग है, और मैं चाहता हूँ जो भी पैराग्राफ में लिखा, सॉरी हेडिंग नहीं, पैराग्राफ से दिखाता हूँ तब ज्यादा समझ में आएगा आपको। मैंने एक पैराग्राफ और बना दिया, और इस पैराग्राफ में मैंने ID लगा दी, पैरा नाम दे दिया इसमें। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं, इसमें से कंटेंट निकाल के इसमें सेट कर सके। पहले इससे गेट करूं और फिर इस पैराग्राफ में सेट होना चाहिए। तो मैंने इसको लिख दिया सेट टेक्स्ट, सेट HTML, सेट वैल्यू। अब देखो मैं चाहता हूं कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो इसका कंटेंट यहाँ पर आ जाना चाहिए, और जब इस पे क्लिक करूं दोबारा से इसी का कंटेंट इसको रिप्लेस कर दे। जब मैं इस पे क्लिक करूं इसका कंटेंट इस इनपुट के अंदर आ जाना चाहिए। तो देखो करते हैं, मैंने लिख दिया सबसे पहले सेट टेक्स्ट, कि भाई सेट टेक्स्ट पे जब क्लिक हो तो क्या करो, पैराग्राफ का कंटेंट निकाल कर कहाँ रख दो, पैरा में। देखो पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ डॉलर हैश पैरा, मैंने लिखा डॉट टेक्स्ट। उस टेक्स्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, इसको उठाकर धर दूंगा। तो देखो अगर आप टेक्स्ट को ब्लैंक रखते हो तो वो गेट करता है, और अगर उसके अंदर कुछ वैल्यू रख देते हो तो वो सेट करता है। जैसे मैंने क्या लिखा कि पैराग्राफ की टेक्स्ट में क्या करो, पैराग्राफ का टेक्स्ट निकाल दो और इस पर्टिकुलर ID के टेक्स्ट में रख दो। तो देखो करके देखते, मैंने रन किया, मैंने लिखा इस पे, ये देखो, लेकिन डिफरेंस देख रहे हो आप, ऊपर वाले में बोल्ड है, इसमें बोल्ड नहीं आया। तो हमने अभी गेट में देखा था कि गेट जो है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट निकालेगा, वो HTML एलिमेंट नहीं निकालेगा। अब देखो ये दिखाता हूँ, HTML में करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा सेट HTML, और यहाँ मैंने लिखा डॉलर हैश पैरा डॉट HTML, और मैंने लिखा कि भाई पैरा के HTML में क्या करो,
पैराग्राफ का HTML रख दो। तो अब देखना इससे तो सिंपल हो रहा है, लेकिन मैं जैसे इससे क्लिक करूंगा देखो एज इट इज आ गया। तो ये बेनिफिट है। तो जब भी आपको ऐसी नीड लगे कि भाई मेरे को एक पर्टिकुलर डिव से, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ से HTML के साथ एज इट इज कंटेंट चाहिए और दूसरे में सेट करना है, तब आप यूज करोगे HTML। और आप देख रहे हो कि सिंपल टेक्स्ट लिखा है, सिर्फ टेक्स्ट चाहिए मेरे को, टैग वगैरह नीचे बोल्ड इटैलिक कुछ भी, तो आप फिर टेक्स्ट यूज करोगे। तो ये दोनों डिफरेंस आपको एकदम क्लियर रखना है। अब बात करते हैं सेट वैल्यू की। तो वो भी सेम है, बस आप लिख दो यहाँ पे सेट वैल्यू और यहाँ पर आप लिख दो पैरा। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको करके दिखाऊंगा। पैरा डॉट वेल और यहाँ हम लिखेंगे क्या, यहाँ हम लिखेंगे पैराग्राफ डॉट टेक्स्ट, क्योंकि पैराग्राफ में तो टेक्स्ट है ना, तो गेट तो वही होगा और हम वैल्यू में रख देंगे। अरे सॉरी, यहाँ पे क्या है, INPT है ना, तो INPT में रखना है मुझे, INPT। अब देखते हैं, ये देखो जो भी वहां लिखा था वो एज इट इज इनपुट के अंदर आ गया। ये देखो परफेक्ट वर्क कर रहे तीनों। अब बात आती है जी इसका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में कहाँ यूज करेंगे। हमने सीख तो लिया, हमने ये देख लिया कि ठीक है गेट कर लो, सेट कर लो, लेकिन अब ये प्रैक्टिकली वेबसाइट में कहाँ यूज करूं। तो मैंने देखो जावास्क्रिप्ट में भी एक एग्जांपल दिखाया था आपको, और वही एग्जांपल मैं आपको jQuery में करके दिखाता हूँ। एक दो एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये देखो, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे रिज्यूम बना सकते हैं, काफी अच्छी वेबसाइट है। और देखो यहाँ पे एग्जांपल, मैं यहाँ कुछ भी टाइप करता हूँ तो यहाँ देखना आप, यहाँ पर लिखने आ जाएगा। देखो लिखा द डिजिटल ओशियंस, तो जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एज इट इज यहाँ पर आ रहा है। तो ये वाला एग्जांपल हम करके देखते हैं jQuery से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आप टाइप करते हो इससे डेटा को गेट किया जाता है और यहाँ पर सेट किया जाता है। तो देखो करके दिखाता हूँ आपको, पूरा डिजाइन तो नहीं बना के दिखाऊंगा, आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ कि इनपुट में फिलअप करने पे कैसे किसी टैग के अंदर वैल्यू को फीड करना है। आप डिजाइन कर सकते हैं फिर इसे और काफी अच्छा एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो देखो करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा रिज्यूमे, सॉरी रिज्यूमे .html और ये सब मैं हटा देता हूँ, शुरू से कोड लिखेंगे मतलब, ये सब भी मैंने हटा दिया। अब मैंने सिंपल क्या करा, एक इनपुट बनाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, दो इनपुट बना लेते। मैंने दो इनपुट बनाया, एक नेम और दूसरा इनपुट बनाया मैंने ईमेल। दो इनपुट बनाए मैंने। उसी के साथ साथ मैंने क्या करा, दो पैराग्राफ भी बनाए मैंने, दो पैराग्राफ बनाए मैंने। मैं चाहता हूं पहले पैराग्राफ में नेम कंटेन नाम से आईडी दे दी और यही सेम आईडी मैंने यहां दे दी, इसमें मैंने लिख दिया ईमेल। अब देखो मैं चाहता हूं कि जो मैं इस इनपुट में टाइप करूं वो यहां पर शो होना चाहिए और जो मैं इस इनपुट में टाइप करूं वो यहां पर शो होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहां लिखा डॉलर हैश नेम डॉट की अप। देखते थे ना जो टाइप कर रहे थे और दिख रहा था, इस चीज को बोलते हैं की अप इवेंट। की अप इवेंट का मतलब होता है, इसकी जो डेफिनेशन, व्हेन द यूजर रिलीजेज की, मतलब आप जैसे ही टाइप करके अपनी उंगली को पीछे करते हो, उस चीज को बोलते हैं की अप। मैंने लिखा यहाँ पर नेम डॉट की अप फंक्शन, उस पर क्या होना चाहिए, उस पर आप क्या करो कि भाई इसकी वैल्यू को निकाल लो।
और इसकी वैल्यू को क्या करो, इसकी वैल्यू को इस पैराग्राफ में रख दो। तो मैंने लिखा डॉलर नेम कंटेन डॉट टेक्स्ट, क्योंकि नेम कंटेन क्या है, पैराग्राफ है। मैंने लिखा उसके टेक्स्ट में क्या करो, इनपुट की वैल्यू को रख दो। तो देखो करके देखते, पहले इतना रन करते हैं फिर सेकंड करेंगे। मैंने इसमें टाइप किया, देखो देख रहे हो परफेक्ट चल रहा है जैसा उसमें था। अब क्या फर्क पड़ता है, देखो मैंने यहाँ दिखाया, उसने क्या कर रखा है, यहाँ पे कोई आईडी लगा रखी है कि आप यहाँ पे टाइप करोगे वो यहाँ दिखेगा। देखो जे क्वेरी में क्या है, उसको मतलब है आईडी से, क्लास से, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपने कैसे डिजाइन किया। ऐसे देखो ईमेल का कर लेते हैं, मैंने इसी को कॉपी कर दिया। मैंने लिखा ईमेल कि भाई ईमेल पे की अप करो और ईमेल कंटेन पे क्या करो, वैल्यू रख दो। तो चेक करते हैं, देखो परफेक्ट आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा दिया कि कैसे यूज कर सकते हो आप। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऐड रिमूव। देखो जावास्क्रिप्ट में हमने एक टॉपिक देखा था डोम नोड्स, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जेक्वेरी में आपके पास मेथड है ऐड तो मेथड नहीं है। ऐड करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं, चार मेथड है। दो मेथड है आप पहले इंसर्ट कर सकते हो और दो मेथड है बाद में कर सकते हो। इंटरव्यू में ये पूछा भी जाता है डिफरेंस बिटवीन प्रीपेंड एंड बिफोर, अपेंड एंड आफ्टर। देखो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, करके दिखाता हूँ क्या होता है। इसको सीरियस करते हैं। मैंने इसको लिख दिया add डॉट html और ये सब मैंने हटा दिया। मैंने सिंपल एक बटन क्रिएट करा, बटन टाइप टेक्स्ट ऐड। अब मैं चाहता हूँ इस बटन पर क्लिक होने पर क्या होना चाहिए, एक इनपुट क्रिएट हो जाए। मैंने इसको आईडी दे दी ऐड btn। अब आ जाओ यहाँ, मैंने लिखा यहाँ पर ऐड btn डॉट क्लिक फंक्शन। मैंने यहाँ लिखा डॉलर, सॉरी हाँ ठीक है, मैंने लिखा एक डिव बना लेते हैं ना जिसके अंदर हम रखेंगे इनपुट को। मैंने एक डिव बना दी, डिव क्लास मेन, मैंने लिखा डिव क्लास मेन। अब मैंने यहाँ लिखा कि भाई देखो मेन क्लास में क्या करना है, आपको अपेंड करना है। ये जो अपेंड है ना, आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे जावास्क्रिप्ट में मेथड था हमारे पास अपेंड चाइल्ड, उस तरीके से आप समझ सकते हो अपेंड का यूज किया जाता है कुछ भी एड ऑन करने के लिए। अब मैंने लिखा इसमें क्या करो, आप इसमें आप पूरा पूरा इनपुट जो है उठा के रख दो। इनपुट टाइप टेक्स्ट, मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं क्लिक करूं एक इनपुट टाइप टेक्स्ट जो है इस डिव के अंदर जनरेट हो जाए। देखो चेक करके, देखो परफेक्ट चल रहा है। वहीं अगर आप लोगों ने अगर मेरी जावास्क्रिप्ट की वीडियो देखी हो, उसमें देखना आप ये चीज करने के लिए मेरे को पूरा लिखना पड़ रहा था, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, उसके बाद क्रिएट एट्रीब्यूट, अपेंड। तो जेक्वेरी ने क्या है, काफी काम आसान कर दिया कि आप सीधा अपेंड कर दो, आप डायनेमिकली क्रिएट करने की जरूरत आपको नहीं है। ये हो गया हमारा अपेंड। अगर आप प्रीपेंड यूज करते हो तो प्रीपेंड क्या करता है, वो पहले डेटा को लेकर आता है। अपेंड और प्रीपेंड में डिफरेंस ये है, ये जैसे मान लो डिव है,
इस div में आपने कुछ रखा, कोई भी पैराग्राफ वगैरह, ये क्या करेगा, उस पैराग्राफ के बाद करेगा अगर अपेंड यूज करते हैं। और प्रीपेंड यूज करेंगे, जैसे करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ लिखा पैराग्राफ लिख दिया, मैंने लिख दिया एड एलिमेंट। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई मेन के अंदर जो पैराग्राफ है उसका अपेंड करो, मतलब उसके बाद करेगा। अभी देखो एड एलिमेंट के बाद आ रहे हैं इनपुट, और अगर मैंने यहाँ लिख दिया प्रीपेंड, यहाँ मैंने लिख दिया प्रीपेंड, तो ये क्या करेगा, ऐड एलिमेंट से पहले करेगा। तो ये होता है अपेंड और प्रीपेंड। अब बात करते हैं डिफरेंस की, कि भाई बिफोर क्या है, आफ्टर क्या है। तो बिफोर आफ्टर को ना आपको इंस्पेक्ट में करके दिखाता हूँ क्या है। अगर मैं यहाँ लिख दूं, मैंने लिख दिया यहाँ पे बिफोर लिख दिया, तो देखो क्या होगा, दिखने में सेम दिखेगा। ये देखो सेम तो नहीं, थोड़ा सा अलग हुआ ना। देखो पहले वाले में क्या होता है, ऐड एलिमेंट के साथ में आ रहा था डिजाइन, आप इंस्पेक्ट करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्या कर रहा है, जो भी इनपुट हम क्रिएट कर रहे हैं वो पैराग्राफ से जस्ट पहले कर रहा है। ये एग्जांपल से भी होगा। ये बिफोर बिफोर इस पैराग्राफ को हटाता हूँ, अब दिखाता हूँ बिफोर। अब देखो बिफोर क्या कर रहा है, अब देखो आउटपुट देख रहे हो, थोड़ा सा वैसे लग रहा है सेम, लेकिन आप यहाँ देखो इंस्पेक्ट में बिफोर ने क्या करा, वो मेन div के पहले इंसर्ट कर रहा है। अगर हम प्रीपेंड यूज कर रहे थे, प्रीपेंड क्या करता है कि आपके div में जो भी है वहां पर आपके div में सबसे पहले नंबर पे डाटा को इंसर्ट करेगा। और बिफोर क्या करता है, बिफोर का मतलब है जो आपने एलिमेंट सेलेक्ट किया उससे जस्ट पहले, मतलब यहाँ इंसर्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो इंस्पेक्ट में ये मेरी div है मेन, और उससे पहले जो भी है ये इनपुट जनरेट हुए। अगर मैं यहाँ पे यूज करूं, देखो बिफोर हटा के मैंने लिखा प्रीपेंड, तो आप देखना ये देखो मेन के अंदर जनरेट हो रहा है, देखो पैराग्राफ से जस्ट पहले। तो ये डिफरेंस आपको एकदम क्लियर रखना है। बिफोर का मतलब है कि जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया उससे पहले करेगा, और अगर प्रीपेंड यूज कर रहे हो तो वो क्या करेगा कि जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया उसके अंदर जो भी चाइल्ड है उस चाइल्ड से पहले करेगा। तो ये डिफरेंस आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही आफ्टर और अपेंड का, अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अपेंड, ये क्या करेगा, देखो इस एलिमेंट के जस्ट बाद करेगा, मतलब पैराग्राफ के जस्ट बाद, लेकिन उसी डिव के अंदर है वो। और वहीं अगर मैं इस पर लिख दूं आफ्टर, तो ये क्या करेगा, देखो आफ्टर जो है आपके डिव से ही बाहर कर देगा। देखो देखो ये मेरी डिव है मेन, और मेन के जस्ट बाद मेरे इनपुट क्रिएट हो रहे। तो ये आपको डिफरेंस एकदम क्लियर रखना है इनके बीच में। तो ये हो गया हमारा ऐड, कि हम कैसे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ऐसे फिर आपका होता है रिमूव। रिमूव में भी आपके पास दो मेथड होते हैं, एक रिमूव जिससे आप एलिमेंट को कंप्लीटली रिमूव कर सकते हो, एक होता है एम्प्टी। एम्प्टी से क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक करेगा, मतलब अंदर का कंटेंट क्लियर कर देगा। ये चीज होता है एम्प्टी, कि अगर हमें कुछ बनाना एप्लीकेशन वगैरह तो क्लिक करूँ तो बॉक्स खाली हो जाए, तो वहां पे एम्प्टी यूज कर सकते हैं। ये हो गया रिमूव और एम्प्टी। ये अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट मैंने करके दिखाया था कि ऐड रिमूव ऐसा एग्जांपल बना के दिखाया था, तो वैसा आप इन दोनों का यूज करके बना सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, CSS क्लासेस और CSS। ये क्या है, ये आपका जैसे जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ा था DOM CSS, कि हम CSS कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक तो आपने ये सीखा कि HTML एलिमेंट से कंटेंट कैसे निकालेंगे और HTML एलिमेंट का कंटेंट कैसे चेंज करेंगे। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं बटन पे क्लिक करूं और मेरे पर्टिकुलर HTML एलिमेंट का कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, विड्थ इंक्रीज हो जाए, फॉन्ट साइज बढ़ जाए, मतलब CSS मॉडिफाई करना चाहता हूं मैं। तो उसके लिए हमारे पास ये दो ऑप्शंस अवेलेबल है, कि आप क्लास लगा सकते हो या फिर इसका CSS मेथड यूज कर सकते हो।
कैसे करेंगे करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे css.html और मैं चाहता हूँ कि ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया add css। मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ मेरे पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाए, या फिर इस डिव में विथ हाइट लग जाए, बैकग्राउंड लग जाए। देखो करके देखो, मैंने लिखा add btn पैराग्राफ, मैंने लिखा है css। इस css में देखो आपको ऐसे लिखना होता है। ये चीज इसमें सही है कि css में ना आपको सेम वही प्रॉपर्टी लिखनी है जो आपने css में पढ़ी, जबकि जावास्क्रिप्ट में डॉम css में आपको कैमल केस में लिखना पड़ता था, तो वो चीज आपको याद रखनी पड़ती थी। लेकिन jQuery में ऐसा नहीं है, इसमें आपको वही सिंटेक्स लिखना है जो आपने css में पढ़े एज इट इज। और यहाँ मैंने लिख दिया f00। ये देखो परफेक्ट हो गया। मैंने बैकग्राउंड कलर किया, बैकग्राउंड कलर आ गया। ऐसे मान लो अगर आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज देनी है, इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। फिर आपको ऐसे लिखना है, करली ब्रेसिस और फिर उसके अंदर लिखना है। तो देखो करके दिखाता हूँ। ये तो सिंगल प्रॉपर्टी हो गई। अब इसी में अगर आपको मल्टीपल करनी है ना, तो करली ब्रेसिस लिखना होगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे करली ब्रेसिस, और इस करली ब्रेसिस में फिर आप लिख दो प्रॉपर्टी जो भी देनी है। यहाँ पे थोड़ा सिंटेक्स भी बदल गया, ऐसे लिखना है बैकग्राउंड कलर और फिर कोमा नहीं लगाना, कॉलन और फिर कोमा लगा दो। मैंने लिख दिया कलर और मैंने लिख दिया इसका ट्रिपल एफ मतलब वाइट कलर। तो देखो चेक करते हैं, देखो परफेक्ट हो गया, बैकग्राउंड कलर भी आ गया और सिंपल कलर भी आ गया। तो इस तरीके से आप CSS ऐड कर सकते हो। अब बात करते हैं CSS क्लासेस। तो भाई मैं नहीं चाहता ऐसे लिखना, मैं चाहता हूँ सिंपल मैंने एक क्लास बनाई है, वो क्लास एड ऑन होनी चाहिए। तो देखो सेव एज करते हैं, मैंने लिखा ऐड CSS क्लास, सेव कर लेते हैं। और मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं क्लास बना ली, स्टाइल और मैंने क्लास क्रिएट कर दिया। मैंने लिखा डॉट, मैंने कुछ भी लिख दिया, डॉट पैरा लिख दिया। इसके अंदर मैंने लिखा कि भाई बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए और कलर वाइट होना चाहिए, सेम प्रॉपर्टी। और मैंने यहाँ लिख दिया ऐड CSS क्लास। तो आपको कुछ नहीं करना, ये हटा दो, तो यहाँ पर लिखो ऐड क्लास, क्लास का नाम। तो क्लास का नाम हमने क्या लिखा, पैरा। चेक करते हैं सिंटेक्स मेरे को याद है कि नहीं है। ऐड CSS क्लास, देखो सिंटेक्स परफेक्ट है। तो ऐसे आप CSS की क्लास को ऐड कर सकते हो। उसके बाद होता है इसी में रिमूव क्लास, आप क्लास को रिमूव भी कर सकते हो। अब जरूरत क्या पड़ती है रिमूव करने की, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे स्क्रॉल किया, मैं चाहता हूँ स्क्रॉल करने पे क्लास लग जाए और फिर जब मैं वापस जाऊं तो क्लास रिमूव हो जाए। मतलब कंडीशन लगा सकते हो आप कि भाई मैंने कंडीशन लगा दी कि 1000 पिक्सल 500 पिक्सल जब स्क्रॉल हो तो ये पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, और जब मैं वापसी करूं तो वो एक्शन हट जाना चाहिए। तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है रिमूव क्लास की। टॉगल क्लास इसकी जरूरत हमें उतनी नहीं पड़ती। टॉगल क्लास का मतलब है कि सिंगल बटन पे दोनों काम होना। ये देखो ये चीज है टॉगल। इस तरीके से आप CSS चेंज कर सकते हो jQuery के अंदर। अब बात करते हैं चेनिंग। ये काफी अच्छा मतलब मैं इफेक्ट है, मतलब काफी अच्छा फीचर है jQuery का चेनिंग। चेनिंग का मतलब होता है मल्टीपल प्रॉपर्टीज को जोड़ना, मल्टीपल मेथड्स को जोड़कर एक ही लाइन में लिखना, इस चीज को बोला जाता है चेनिंग। जैसे देखो इसने लिखा है, इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं और एक नई फाइल बना लेते हैं। मैंने लिखा चेनिंग। अब देखो चेनिंग में मैंने क्या करा, इसी को यहाँ पेस्ट कर दिया।
और यहाँ मैंने लिख दिया ऐड रहने देते। देखो रन करके दिखाता हूँ। मैंने क्लिक किया तो देखो एक साथ 3 काम हुए। पहले इसका CSS चेंज हुआ जो मैंने यहाँ लिखा, फिर ये स्लाइड अप हुआ और फिर ये स्लाइड डाउन हुआ। तो ये जो एक साथ आप 3 मेथड को यूज कर पा रहे हो डॉट लगा लगा करके, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है चेनिंग। देखो जे क्वेरी में ना इंटरव्यू क्वेश्चन में यही छोटी छोटी चीज पूछ लेते हैं कि काम करो भाई चेनिंग बताओ, चेनिंग क्या होती है। अब चेनिंग से देखो क्या बेनिफिट हो रहा है, चेनिंग से आपको ये 3 बार नहीं लिखना पड़ रहा। अगर मैं ये चेनिंग यूज नहीं करता तो मैं लिखता पैराग्राफ CSS, फिर नेक्स्ट लाइन में दोबारा लिखता पैराग्राफ स्लाइड अप, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखता पैराग्राफ स्लाइड डाउन। मेरे को 3 बार लिखना पड़ता कोड। और जबकि चेनिंग का यूज करके क्या हो रहा है कि आपने एक ही लाइन में लिख दिया पूरा कोड। तो ये हमारी सेकंड क्लास हो गई जिसमें हमने नंबर ऑफ टॉपिक्स देखे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। अब देखते हैं अपनी थर्ड क्लास। देखो ये अपनी जे क्वेरी की थर्ड क्लास है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जे क्वेरी का कोई भी प्लगइन कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट। और जे क्वेरी में काफी इंपॉर्टेंट होता है डिजाइनर के लिए कि उसको प्लगइन लगाना आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे लगाते हैं प्लगइन। आपको लिखना है जे क्वेरी प्लगइन्स। इसमें इस वाली वेबसाइट पे जाना है। ये वाली वेबसाइट काफी अच्छी है, jQuery स्क्रिप्ट। इसमें आपको नंबर ऑफ प्लगइन्स मिल जाएंगे, वो भी कैटेगरी वाइज। प्लगइन्स क्या होते हैं ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। प्लगइन्स का मतलब है कोई भी बनी बनाई फंक्शनैलिटी। जैसे आपको दिखाता हूँ मैं चाहता हूँ कोई स्लाइडर लगाना है मेरे को अट्रैक्टिव सा। भाई बूटस्ट्रैप में तो सिंपल स्लाइडर आपने लगाया कि मूव होता रहता है। मैं चाहता हूँ कोई अट्रैक्टिव सा, जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये स्लाइडर मुझे यूज करना है। तो देखो कोई भी प्लगइन जब आप लगाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका डेमो चेक करना है कि भाई ये प्लगइन दिखेगा कैसा। जैसे देखो ये प्लगइन कुछ ऐसा दिखेगा और इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अब इस तरीके का कोई स्लाइडर हमें लगाना है तो वो तो बूटस्ट्रैप में अवेलेबल नहीं है। और जावास्क्रिप्ट से अगर मैं ये स्लाइडर बनाने बैठूं तो काफी टाइम लगेगा। ये क्या कर रहा है जेक्वेरी, आपको बना बनाया दे रहा है। तो जेक्वेरी यूज करने से हमारा क्या हो रहा है, टाइम बच रहा है कि हमें कोड नहीं लिखना, टाइम नहीं लगाना ज्यादा। तो देखो अगर मैं चाहता हूँ ये प्लगइन मुझे यूज करना है तो कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले डेमो देख लेना है, उसके बाद आप डाउनलोड कर लो। जेक्वेरी के ना मोस्टली जितने भी प्लगइन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्ज नहीं होते। रेयर एक आधे प्लगइन ऐसा होगा जो चार्ज होगा, अदरवाइज फ्री में मिल जाते हैं जेक्वेरी के प्लगइन। अब आ जाओ आप डाउनलोड्स में आ जाते हैं और दिखाता हूँ कैसे यूज करेंगे इसे। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो कोई भी प्लगइन यूज करना है ना तो आपको सबसे पहले उसमें जाकर ढूंढना है HTML फाइल और उसको रन करना है। देखो मैंने इस HTML फाइल को रन करा तो मेरे को एज इट इज आउटपुट दिख रहा है। तो अगर आपका प्लगइन के अंदर कोई HTML फाइल है और उसको रन करने को वही आउटपुट दिख रहा है जो आपने देखा था, तब तो इस प्लगइन को लगाना बहुत ईजी है, बिल्कुल सिंपल है। कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं कि आप डाउनलोड करोगे उसमें आपको डेमो फाइल ना मिले, हो सकता है उसमें HTML फाइल ना मिले। तो वैसे प्लगइन को लगाने के लिए फिर आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना होता है। जैसे इसमें भी देखो डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है कि कैसे कैसे करना है। देखो तो जिसमें आपको HTML फाइल में ज्यादातर में देखो HTML फाइल आपको मिल जाएगी। जिसमें HTML फाइल मिल जाएगी वो तो बिल्कुल सिंपल है लगाना, मैं दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। और जिसमें नहीं मिलेगी उसके लिए भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है, कुछ प्लगइन्स के नाम मैं आपको बता दूंगा, उन प्लगइन्स को यूज करके देख सकते हैं। चलो पहले इसको देखते हैं। इसमें क्या करना है, आपको इसके HTML फाइल को ओपन कर लेना है और मैं क्या करता हूँ देखो एक न्यू फाइल बनाता हूँ, उसमें यूज करके दिखाता हूँ। मान लो एक बूटस्ट्रैप का एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हमारे पास बूटस्ट्रैप की एक वेबसाइट है और उसमें मेरे को एक प्लगइन लगाना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ बूटस्ट्रैप के एग्जांपल से ही आपको समझाता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, मैंने इसको नाम दे दिया इसको मैंने नाम दे दिया
स्लाइड डॉट, सॉरी स्लाइड नाम से ऑलरेडी है, स्लाइडर दे देंगे, स्लाइडर डॉट HTML। ठीक है, और ये सब हटा देता हूँ मैं। इसको मैंने लिख दिया jQuery प्लगइन। ये जो भी कोड है इसको क्या करना है, हमें बॉटम में रख देना। अब देखो jQuery का प्लगइन लगाने के लिए आपको क्या करना है, jQuery के CDN को भी यूज करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, jQuery का जो CDN है इसको भी मैं इसके बाद रख देता हूँ। अब देखो कैसे लगाएंगे प्लगइन। मैंने क्या करा, मैंने एक सेक्शन बनाया कि भाई मेरे पास एक सेक्शन बना रखा है, मान लो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। उसके अंदर हमारे पास कंटेनर है, और उस कंटेनर में मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोल एक्सेल 8 है और उसके अंदर लगाना मुझे। मैंने लिखा डिव क्लास कोल, सॉरी रो, और फिर मैंने लिखा डिव क्लास कोल एक्सेल 8। अब मैं चाहता हूं कि जो कोल एक्सेल 8 है इसके अंदर मेरे को प्लगइन अपना लगाना है। तो देखो देखते हैं कैसे लगाएंगे। आप आ जाओ अपने प्लगइन पे, आप जो है अपने प्लगइन पे आ जाओ। इस प्लगइन में आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी उसकी CSS है उसको कॉपी कर लेना। अब देखो CSS भी ये नहीं है, बिगिनर क्या करते हैं पूरा एज इट इज पूरा उठा के धर देते हैं। अब देखो ये बॉडी वाला है, ये CSS आपको नहीं उठानी। क्यों? क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी आपने लिखा होगा। आप यहां से उठाओगे CSS। यहां से मैंने इसकी CSS उठा ली, बॉडी, सेक्शन, स्लाइड शो। देखो इसने तो इंटरनल CSS लिख रखी है, कोई काफी प्लगइन ऐसे होंगे जिसमें आपको एक्सटर्नल फाइल मिलेगी। तो हम एक्सटर्नल बना लेते हैं, हम यहाँ पे इंटरनल नहीं लिखेंगे। मैं क्या करता हूँ, एक CSS का फोल्डर बना लेता हूँ, उसमें रख लेता हूँ। CSS के फोल्डर में मैंने इसको रख दिया style.css, और इसको हम लिंक करवा देते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप हो गया आपका कि भाई जो भी प्लगइन की CSS है उसको आपको अपने फोल्डर में रख लेना है। अगर उसने इंटरनल भी लिखी है तो भी आपको अपने फोल्डर में फाइल बनाकर उसको रख लेना है। तो हमने सबसे पहला स्टेप कर लिया, बस CSS फाइल रख ली। उसके बाद आपको क्या करना है, उस प्लगइन में जो भी jQuery लगी हुई है, जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लगा हुआ उसको कॉपी कर लेना है। अब देखो देख कर करना है कॉपी, ये तो हमने ऑलरेडी लगा रखा है, jQuery का CDN है। इसके बाद देखो जो भी इसने ऑनलाइन CDN दे रखे हैं वो ऑनलाइन CDN आपको कॉपी कर लेने। यहाँ तक देखो ऑनलाइन CDN है, तो मैंने इसके ऑनलाइन CDN को कॉपी करके अब jQuery के बाद पेस्ट करना है। इस चीज का ध्यान रखना है, इस jQuery CDN के बाद ही वो पेस्ट करना है। अगर उससे पहले कर दोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि jQuery में कोड जो है सीक्वेंस वाइज रीड होता है, और इसी इस वाली jQuery के CDN पे हमारी ये जो प्लगइन है डिपेंडेंट होता है। अब हमने प्लगइन के फाइल को पहले लोड कर दिया और हम सोचे सर चल नहीं रहा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी jQuery का लिंक आप लगाओगे वो jQuery CDN के बाद ही होना चाहिए। अब देखो इसने एक ऑफलाइन JS भी लगाई है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैंने यहाँ रख दिया सबसे लास्ट में। मैं A6 हटा देता हूँ, मैं चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक JS का फोल्डर बना लिया मैंने, जैसे CSS का बनाया ऐसे JS का फोल्डर बना लिया, और उसके अंदर इस प्लगइन के फाइल को रख देते हैं। जैसे इसका है ना demo.js, इसको उठाकर मैं अपनी JS फोल्डर में रख देता हूँ। और आपको क्या करना है, इसको लिंक करवाना, तो लिंक हमने करवा दिया। ये सेकंड स्टेप हो गया। देखो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, प्लगइन की CSS फाइल को अपने फोल्डर में रख लेना और उसको लिंक करवा देना। सेकंड स्टेप में उसने जो जो jQuery यूज करी है ऑनलाइन ऑफलाइन, उसको आपको सेटअप करना। ऑनलाइन है तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, ऑफलाइन है तो उसकी फाइल को अपने फोल्डर में रखो और उसको लिंक कर दो। उसके बाद बात आती है कि जो इसने कोड लिखा, देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो फ्रेशर होते हैं ना ये पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जब भी आपको ऐसा कोड लिखा हुआ मिले ना
विंडो डॉट डेटा लेयर, गूगल टैग मैनेजर। तो ये कोड जो होता है ना, ये कोड होता है गूगल के लिए, गूगल टैग मैनेजर मतलब इसकी वेबसाइट का है। तो ये आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, इससे ऊपर ऊपर का कोड कॉपी पेस्ट करना है। अब थर्ड स्टेप होता है कि आप इसके एचटीएमएल को देखो, इसने क्या लिखा है, कैसे क्या करा है। देखो इसने सेक्शन लिखा है जिसके अंदर एक क्लास लगाई जिससे रिलेटेड इसने सीएसएस लिखी है, और फिर इसने बैकग्राउंड इमेज लगाई। तो अब क्या है, आपको ये पूरा पूरा ना सेक्शन उठाना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्लास लगी हुई है और इसी क्लास से रिलेटेड इसने कोड लिखा हुआ है। तो आप क्या करो, पूरा सेक्शन उठा लो इसका एज इट इज। पूरा सेक्शन हमने इसका उठा लिया, और इसको उठा के आप क्या करो, आपको कहाँ यूज करना है, कॉल 8 में, 8 के अंदर इसको पेस्ट कर दो। अब देखो इसमें इसने यूज कर रखे बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पर आप अपना पाथ दे सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, इसी की इमेज यूज कर लेता हूँ, तो भाई मेरे को इमेज एक एक करके अपने आप सेटअप ना करना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, आपको जो भी इमेज यूज करनी है। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया एसेट्स, और इसके अंदर मैंने फाइल रख दी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे को एक एक करके सारा पाथ जो है चेंज करना पड़ता। देखो बस इतना ही करना था। चेक करते हैं ये प्लगइन लग गया होगा। मैं ओपन करता हूँ, ये देखो परफेक्ट लग गया प्लगइन। देखो जो इमेज कट रही है, तो भाई देखो थोड़ा बहुत स्टाइल तो आपको करना पड़ेगा। जे क्वेरी आपको सब कुछ नहीं करके दे, उसने आपको फंक्शनैलिटी बनाकर दे दी। अब थोड़ा बहुत जो एडजस्टमेंट है वो आपको खुद से करना होगा अपना सीएसएस लिखकर। तो कोई भी प्लगइन लगाने का यही तरीका है कि आप उसको सबसे पहले उसका डेमो देखें। डेमो देखकर उसके बाद आप देखें कि उसमें एचटीएमएल फाइल है कि नहीं है, उसको रन करा कर देखें। उसके बाद उसकी सीएसएस की फाइल को कॉपी करके अपने फोल्डर में रखें। जे क्वेरी के फाइल को उसके ऑफलाइन ऑनलाइन वो सेटअप करें अपने प्रोजेक्ट में। उसके बाद उसके एचटीएमएल कोड को देखें कि उसने क्या क्या लिखा है, कैसे क्या करा है, और फिर जहां कॉपी पेस्ट करना वहां पे आप पेस्ट कर दो। ये स्टेप्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखने। देखो कुछ पॉपुलर प्लगइन्स है जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं वेबसाइट में, मैंने उनके नाम लिखे हैं और इसके लिए वीडियो भी बना रखी है मैंने अपने चैनल पे, तो वो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो सबसे पहला प्लगइन है फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन प्लगइन हम यूज करते हैं अपने फॉर्म पर वैलिडेशन लगाने के लिए। वैलिडेशन मतलब कि भाई नेम इनपुट है तो सिर्फ उसमें टेक्स्ट एंटर होना चाहिए, नंबर इनपुट है सिर्फ उसमें नंबर एंटर होना चाहिए, और मैं किसी फील्ड को मैंडेटरी बनाना चाहता हूं तो मैं फील्ड को मैंडेटरी बना सकता हूँ। ये जो सारी वैलिडेशन है ना, ये वैलिडेशन आपको प्लगइन के थ्रू मिल जाएंगी और काफी अच्छे यूजर इंटरफेस के साथ मिल जाएंगी। तो प्रॉपर एरर शो होंगे और सही, मतलब आपको ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। और देखो मैंने लिखा भी प्लगइन का नाम, ये प्लगइन है जे क्वेरी वैलिडेशन। ये काफी ज्यादा यूज होता है प्रोजेक्ट। सेकेंड नंबर प्लगइन मैंने लिखा स्लीक स्लाइडर या फिर आउल कैराउजल। ये प्लगइन भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा यूज किया जाता है। थर्ड नंबर मैंने लिखा डाटा टेबल। ये प्लगइन एडमिन पैनल में ज्यादा यूज किया जाता है, एप्लीकेशन वगैरह में ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा प्लगइन का टॉपिक। अब आ जाते हैं थोड़ा सा थियोरेटिकल। जे क्वेरी में है ट्रैवर्सिंग। जे क्वेरी में टॉपिक है ट्रैवर्सिंग, जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है सिंपली एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अब यहाँ पे मूव करने का मतलब क्या है, इसका कह रहा है कि भाई डॉम ट्री, जो डॉम ट्री है उसमें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर कर एलिमेंट को फाइंड आउट करना। तो ट्रैवर्सिंग को ना आप ये कह सकते हो कि जैसे आप लोगों ने सीएसएस और सिलेक्टर्स पढ़े, क्लास सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर, तो आप कह सकते हो जे क्वेरी में हमारे पास कुछ और एडवांस सिलेक्टर्स हैं। जैसे कि पेरेंट के बिहाफ पर एलिमेंट, जैसे कि इसमें पेरेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। सीएसएस में क्या होता है, हम चाइल्ड एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं कि भाई इस डिव के अंदर एलआई के अंदर एंकर। जे क्वेरी में उल्टा कर सकते हो कि भाई इस एलआई का जो डिव है वो सेलेक्ट करना, उस डिव का जो पेरेंट है वो सेलेक्ट करना। तो जे क्वेरी में पेरेंट को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास 3 मेथड है, पेरेंट, पेरेंट्स, पेरेंट्स अनटिल। देखो क्या डिफरेंस है, इसी के एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इसने लिखा पेरेंट, तो पेरेंट क्या कर रहा है, इसने लिखा स्पैन का पेरेंट। स्पैन किसके अंदर है, एलआई के अंदर, तो इसने इस एलआई को सेलेक्ट कर लिया।
यहाँ पर स्पैन जो है पैराग्राफ के अंदर इसने पैराग्राफ को कर दिया। मतलब पेरेंट लिखने से क्या होगा, जिस एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया है उसका पेरेंट एलिमेंट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करो। इसमें CSS अप्लाई करिए, आप CSS अप्लाई करो, जो कोड आप लिखना चाहते हो वो करो। अगर मैं यहाँ लिख दूं पेरेंट्स, तो ये क्या करेगा, उससे ऊपर जितने भी पेरेंट्स हैं सबको कर लेगा, तो इसने सबको सेलेक्ट कर लिया। थर्ड नंबर होता है इसमें पेरेंट्स अंटिल। इसमें आप रेंज दे सकते हो कि भाई मेरे को यहां से लेके यहां तक एलिमेंट सेलेक्ट करना, सारे नहीं करने। तो मैंने देखो पेरेंट्स अंटिल में लिख दिया, डिव लिख दिया। ये देखो ये क्या करेगा, जो आप लिखोगे ना उससे एक कम करेगा। जैसे मैंने डिव लिखा तो इसने UL तक सेलेक्ट किया। देखो यहाँ डिव में इसने पैराग्राफ तक सेलेक्ट किया, मतलब जो भी आप लिखोगे ना उससे एक कम, उससे एक नीचे तक का एलिमेंट सेलेक्ट करेगा। जो हो गया पेरेंट, कि आप कैसे पेरेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स मतलब चाइल्ड। जैसे CSS में था हमारे पास डायरेक्ट चाइल्ड और डिसेंडेंट, ऐसे ही jQuery में आपके पास है चिल्ड्रन और फाइंड। चिल्ड्रन को आप कंपेयर कर सकते हो डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर से। कैसे, देखो इसने लिखा डिव चिल्ड्रन। देखो ये डिव है, इसका चिल्ड्रन क्या है, ये पैराग्राफ। पैराग्राफ तो दोनों है, लेकिन ये क्या कर रहा है, पैराग्राफ और स्पैन है। तो भाई डिव का चिल्ड्रन ये है और फिर ये ग्रैंड चिल्ड्रन है। ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है। ये सिर्फ क्या करता है, मेन जो चाइल्ड होते हैं उनको सेलेक्ट करता है, सब चाइल्ड को सेलेक्ट नहीं करता। तो ये है चिल्ड्रन मेथड। चिल्ड्रन से आप चाइल्ड एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है फाइंड। फाइंड का मतलब सिंपली इसके नाम से पता लग रहा है कि कुछ भी फाइंड आउट करना हो। इसने लिखा डिव फाइंड स्पैन, कि भाई जाके ढूंढो इस डिव में स्पैन कहां पर है। तो ये होता है फाइंड। उसके बाद है आपका jQuery सिबलिंग्स। देखो ये काफी ज्यादा यूज होता है प्रोजेक्ट। ये जो सिलेक्टर्स हैं, ये जो मेथड है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है प्रोजेक्ट में। और ये जो ट्रैवर्सिंग का टॉपिक है, देखो इस ट्रैवर्सिंग के टॉपिक की जरूरत आपको वेबसाइट में बहुत कम पड़ेगी, रेयर पड़ेगी। वेबसाइट में तो आपको सबसे ज्यादा प्लगइन की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आना ही चाहिए। वो मैंडेटरी है कि भाई वेबसाइट डिजाइनर को प्लगइन लगाना आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए, कोई भी प्लगइन लगाना हो तो। ये जो ट्रैवर्सिंग का टॉपिक है ना, ट्रैवर्सिंग का टॉपिक जनरली यूज किया जाता है एप्लीकेशन वगैरह में। मान लो कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, बूट स्ट्रैप पे डिजाइन है, तो वहां पे हमें जब कोई कोड लिखना है तो वहां पर हमें काफी जरूरत पड़ती है इस तरीके के सिलेक्टर्स की। देखो सिबलिंग्स में क्या है, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन, जैसे इसमें दिखाता हूँ क्या मतलब है। यहाँ पर देखो इसने लिखा H2 सिबलिंग, तो ये क्या करेगा, H2 से ऊपर के जो एलिमेंट है और H2 के बाद के जो एलिमेंट है सेम पेरेंट के, वो सेलेक्ट कर लेगा। अब देखो CSS वगैरह में कोई ऐसा सिलेक्टर नहीं है कि ऊपर वाला भी सिलेक्ट हो जाए नीचे वाला भी सिलेक्ट हो जाए, ऐसे इसमें है। फिर उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब है अगला एलिमेंट सिलेक्ट करना। अब देखो इसी में ना कोई इंटरव्यू वगैरह पूछ लेता है कि भाई मेरे को ना H2 से अगला नहीं करना, H2 से 2 एलिमेंट बाद का करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने चेनिंग पढ़ा है, आप क्या करो यही लगा दो। मैंने लिखा डॉट नेक्स्ट, अब ये देखो इससे अगला कर रहा है। इंटरव्यू में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चेक किया जाता है कि आप कितना जानते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑल, इसकी जरूरत हमें पड़ती नहीं। नेक्स्ट ऑल का मतलब है कि उससे अगले सारे एलिमेंट। ऐसे ही नेक्स्ट अंटिल। नेक्स्ट अंटिल की जरूरत नहीं पड़ती, इसका मतलब है रेंज दे सकते हो। जो देखो आपको जरूरत पड़ेगी ना, वो आपको जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट की और प्रीवियस की, इन दोनों की काफी ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी। और इसी में ना चेनिंग का यूज करके ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि भाई इस नेक्स्ट से नेक्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका फिल्टरिंग, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती। इसके अंदर मतलब होता है एग्जैक्ट, फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, इक्वल। इक्वल टू मतलब इक्वल टू हम डिफाइन करते हैं कि कौन से नंबर का। जैसे देखो यहाँ इक्वल में इसने लिखा 1, ये 0 से काउंट करता है। इक्वल जो है 0 से काउंट करता है, इसने लिखा 1, तो इसने सेकेंड नंबर एलिमेंट सिलेक्ट कर दिया। ये होता है इक्वल। फिल्टर, फिल्टर का मतलब होता है वही फाइंड जैसा, कुछ भी फाइंड आउट करना। इसने लिखा पैराग्राफ फिल्टर इंट्रो, मतलब पैराग्राफ में फिल्टर करो जो जिसमें क्लास इंट्रो लगी है, तो इसने इसको सेलेक्ट कर लिया। ऐसे नॉट, नॉट का मतलब जस्ट अपोजिट, कि भाई देखो इसको छोड़कर सब सेलेक्ट करना है। इसने लिखा पी
नॉट इंट्रो, मतलब क्लास को छोड़कर बाकी, तो ये यूजफुल है, ये यूज होता है। तो ये हो गया हमारा जे क्वेरी खत्म। इसमें देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जे क्वेरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जे क्वेरी में इंपॉर्टेंट है गेट और सेट, ये अच्छे से आना चाहिए। चेनिंग, ये टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद प्लगइन, प्लगइन लगाना आपको किसी हाल में आना चाहिए। और सीएसएस वगैरह मॉडिफाई करना, सीएसएस इवेंट, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जे क्वेरी में ये सारी चीजें तो आपको किसी भी हाल में आनी चाहिए, क्योंकि ये ना काफी ज्यादा यूज होते हैं प्रैक्टिकली। तो ये हमने जे क्वेरी में, इस वीडियो में हमने सारा कवर कर लिया जे क्वेरी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।